गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं यूनिट। टॉपिक हमारा है कोलराउस लॉ। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से कैसे अफेक्ट होती है, और वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम एक्सपेरिमेंटली उनकी मोलर कंडक्टिविटी मेज़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कोलराउस लॉ। देखो क्या है ये कोलराउस लॉ। इसके डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार आप देखो इधर। सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, आयंस होते हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे क्या होंगे, आयंस होंगे। सपोज यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग द आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट पे को रखा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है, ये लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम ऐड कर दें तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। और अगर जैसे कि कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने कर दी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब आप कर देते हो, मतलब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में आपने लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, उस दौरान क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस पड़े हुए हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ये सारे आयंस फ्रीली मूव करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैटायन है ये फ्री मूव करेगा पूरे सॉल्यूशन में, ऐसे ही ये एनायन है ये भी फ्री मूव करेगा। यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके पास है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर कर दिया, उस दौरान अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल लें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो वो डिपेंड किस पे करेगी, आयंस पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, उनकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी होती है। अब अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी इस इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, उस दौरान आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके पास है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, उसमें हर आयन का अपना अलग कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगी, उसमें हर आयन का अपना अलग कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल में इस आयन का भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी होगा। जितने भी आयन्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, हर आयन का अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, किसमें, टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। दोबारा सुनो, अगर हमने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी हो, उस दौरान जो सॉल्यूशन में आयन्स पड़े हुए हैं, हर आयन का अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, किसमें, इन दी टोटल मोलर कंडक्टिविटी। टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसमें हर आयन का अपना अलग ही कंट्रीब्यूशन होगा। और जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो कैसे आएगी सॉल्यूशन की, जितने भी आयन्स पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में, इन आयन्स की हम आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दें तो किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल आ जाएगी। अब कोलराउस जो था, इसने इसी चीज़ को स्टडी किया था कि इसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी किया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हर आयन की अपनी एक अलग डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, सम होगी किसके, जितने भी आयंस इसमें पड़े हुए हैं उनकी आयोनिक कंडक्टिविटी, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो। तो कोलराउस लॉ क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। एक बार एग्जांपल देखो। सपोज आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, NaCl आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है एल्यूमिनियम सल्फेट, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ भी आपके पास जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अगर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है अलग अलग,
तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, M मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी, इस NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वे किसके इक्वल होगी। अब इसमें बहुत सारे Na प्लस आयन होंगे, बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन होंगे, बिकॉज NaCl गिव Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन्स। तो ये किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी, केटाइन की, प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, इनकी होगी। दिस लैम्डा डिनोट्स लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, ये जैसे केटाइन की है और ये किसकी रहेगी, ऐसे ही लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, नॉट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन, NaCl की, ये किसके इक्वल होगी, लैम्डा डिनोट करता है आयन्स के लिए, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, नॉट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो Na प्लस जो आयन्स रहेंगे सॉल्यूशन में, उनकी आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन्स। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए देखोगे कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है AlCl3 की, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये किसके इक्वल होगी, लैम्डा नोट ऑफ Al3 प्लस आयन, प्लस, क्योंकि देखो अब जो AlCl3 है जब ये डिकम्पोज होगा तो इसमें एक एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और 3 इसमें Cl नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे देखूंगा कि 1 मोल में 3 मोल Cl नेगेटिव आयन ही देगा, तो 3 से मल्टीप्लाई मैं इसको करूँगा, 3 टाइम्स द लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव आयन्स। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी को, बिकॉज 1 मोल में 3 मोल Cl नेगेटिव मिलेंगे। नेक्स्ट देखो आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैं मोलर कंडक्टिविटी लिखूंगा एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है किसकी, एल्यूमिनियम आयन की, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इस फार्मूले में आप देखोगे देयर आर 2 एल्यूमिनियम आयन्स, प्लस 3 टाइम्स द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन्स। 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूले में 3 है। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आप देखोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप देखो कि जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की इस इलेक्ट्रोलाइट की किसके इक्वल है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इसमें भी ऐसे ही है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और कैटायन और एनायन को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है। ये नंबर क्या है, ये नंबर हमें ये बताता है कि जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें वो कितने आयन्स देगा। कि जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, अगर ये डिकम्पोज होगा तो 2 एल्यूमिनियम आयन्स देगा और 3 इसमें सल्फेट आयन्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन कैसे करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे ये है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, ईच आयन मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय 1 फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट में कितने आयन्स होते हैं वो उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कोलराउस लॉ को। तो कोलराउस लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिटिंग, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is equal to the sum of
लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी लिखोगे, लिमिटिंग मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड ईच आयन multiply by number which is equal to number of ions given by one formula unit of electrolyte। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। आप देखोगे एक बार, जैसे ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो लिमिटिंग का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। किसके इक्वल है? आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, किसके इक्वल है? इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ये आयनिक कंडक्टिविटी है किसकी? कैटायन की और एनायन की। ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड ईच आयन मल्टीप्लाइड बाय नंबर, हर आयन को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, वो सम होगी कैटायन और एनायन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के, और हर आयन को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर होता क्या है? एक मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें कितने आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज कोलराउस लॉ। अब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है, it is used in the calculation of molar conductivity for weak electrolyte, for weak electrolytes। कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटली आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम इजीली मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते। और लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन्स इतने कम हो जाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो कोलराउस लॉ का यूज़ करके हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं है। बट जब ये निकालोगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आपको पता होगी, तभी आप कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेट दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब जो एसिटिक एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी आप मोलर कंडक्टिविटी कैसे मेजर करोगे? उसके लिए आपको कुछ गिवन वैल्यू हैं। जैसे मैं कहूँगा कि मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है किसकी? एसिटिक एसिड की, जो कि क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी दे देता हूँ। जैसे कुछ कंपाउंड दे दिए, जैसे सोडियम एसीटेट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मैंने कुछ वैल्यू दे दी, सपोज एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट होते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। और एक मैंने वैल्यू दे दी जैसे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की HCl के लिए, जैसे इसकी दे दी वाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। तीसरा है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की दे दी, तो सपोज इसकी Z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
तो आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे निकालोगे, इन सब का यूज़ करके हम निकालेंगे। देखो बेटा, कैसे आप मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की, तो हमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं जिसमें एसीटेट आयन और H+ आयन होंगे। तो आप देखोगे CH3CO नेगेटिव एसीटेट आयन और H+ आयन किन इलेक्ट्रोलाइट्स में है। आप देखोगे एसीटेट आयन यहाँ प्रेजेंट है CH3COONA। तो मैं क्या करूँगा, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है सोडियम एसीटेट की, इसमें मैं ऐड करूँगा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, क्योंकि एसीटेट आयन मेरे को यहाँ से मिले और H+ आयन यहाँ से मिले, Na+ और Cl नेगेटिव इसमें नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaCl की। तो आप देखोगे कि अगर मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट की आप ऐड कर दो किस में, HCl में, और माइनस कर दो किससे, NaCl, क्योंकि यहाँ जो आयनिक कंडक्टिविटी आएगी Na की वो इससे कैंसिल हो जाएगी, Cl की यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बच गया क्या, बच गया क्या हमारे पास, एक तो एसीटेट आयन बच गए CH3CO नेगेटिव, और एक यहाँ से H+ आयन बच गए, डैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो इन आयंस की अगर आपको आयनिक कंडक्टिविटी पता लग जाए तो इनको हम ऐड करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसकी, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं बाय यूज़ ऑफ कोलराउस लॉ। बट उसके लिए आपको कुछ और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर पता हो तभी हम निकाल सकते हैं। सेकंड है, इट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बात किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका अल्फा तो 1 होता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों की रेशो से हम अल्फा निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज अल्फा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो गया आउट ऑफ टोटल मोल। देखो हम क्या करेंगे, ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज आपके पास एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन C है, तो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी मेजर करो पहले, फिर हम क्या करेंगे, इसमें सोलवेंट ऐड करते जाएं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद और फर्दर इलेक्ट्रोलाइट आगे टूटता नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी C कंसंट्रेशन पे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमने मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर ली और फिर हमने उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, फिर उसके बाद हम मोलर कंडक्टिविटी उसकी मेजर कर लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद और वीक इलेक्ट्रोलाइट आगे डिसोसिएट नहीं होगा। तो डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया हो, वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रहेगी। यानी कि जब आपने मैक्सिमम सॉल्वेंट ऐड कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट और फर्दर आगे डिसोसिएट नहीं होगा। तो इन दोनों के रेशो से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। तीसरी एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, बट इससे पहले आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है किसी C कंसंट्रेशन पे, तो उसके लिए फार्मूला है आपके पास C∝² 1 - अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। व्हाट इज C, C कंसंट्रेशन है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की।
तो C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा क्या है आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, +1 में पढ़ के आए हम C कंसंट्रेशन पे, तो ये फार्मूला रहेगा C∝² 1 माइनस अल्फा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड है, और भी बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, ऐसे न्यूमेरिकल इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन आपके पास हैं कि कोलराउस लॉ का यूज़ करके हम एक तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। सेकंड है कि जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम किसी भी C कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करके निकाल लेंगे कोलराउस लॉ का यूज़ करके, तो अल्फा आ जाएगा। अगर अल्फा आ गया तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, C∝² 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस ऑर्डर में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, पहले अल्फा निकाल लेंगे फिर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।